शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कई बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को कवर कर चुके हैं। हमने देखा हाइपोथैलेमस को, हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड को, हमने देखा पीनियल बॉडी को देखा, हमने देखा थायराइड को, हमने देखा पैराथायराइड को देखा, हमने जो है थाइमस को देखा, हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखा, हमने और एड्रिनल मेडुला को देखा। ये वो ग्लैंड्स हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर? अब एक बात हमें समझ में अच्छे से आई कि हमारी बॉडी में बाकायदा हार्मोन्स पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे फंक्शन है जो हार्मोन्स के थ्रू जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को बनाए रखने में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन याद रखिएगा, हर एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करती है उसे हम हार्मोन कहते हैं, पर हार्मोन जो है वो यहीं तक लिमिटेड नहीं होते हैं। कई ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एंडोक्राइन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन बट दे कैन रिलीज दी हार्मोन, वो हार्मोन को रिलीज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, सिग्नलिंग केमिकल्स हैं, वो हमारे हार्ट से भी निकलते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से भी निकलते हैं। ठीक है ना? तो उन पर भी हम आज बात करेंगे। चलिए, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं हम। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जो है वो लेवलिंग करके बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, कि आप बताएंगे कि आपको जो है वो लेवल पहचानना है इसको। ठीक है, 1, ठीक है, आप बताएंगे आप मुझे कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5, 6 एंड 7। ठीक है, आपके सामने ह्यूमन का एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने मार्क किया हुआ है। तो आपको पहचानना है इसमें कि नंबर 1 ग्लैंड कौन सी है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4, 5, 6, 7 आपको पहचान कर कमेंट में लिख भेजना है। क्लियर? मैं चेक करूंगा, सबको करना है काम। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक देखो, हमने देखा था कि जो हेड है, ह्यूमन हेड है, उसमें क्या था, ब्रेन के अंदर जो है वो आपको हाइपोथैलेमस देखने मिला। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड देखने मिला आपको, पिनियल बॉडी देखने मिला आपको। ठीक है, फिर क्या देखा आपने नेक पर आए, नेक में आपको थायराइड और जो है पैराथायराइड देखने मिला आपको। चेस्ट में आपको जो है थाइमस देखने मिला। एब्डोमेन में आपने किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड को देखा आपने, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला को देखा आपने के। तो अभी हम एब्डोमेन के अंदर ही हैं, और एब्डोमेन में दूसरा एंडोक्राइन हिस्सा हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। याद रखिएगा, पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होता है बेटा, ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज जो है वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज का कुछ हिस्सा होता है एक्सोक्राइन, कुछ हिस्सा होता है इसका एंडोक्राइन के। मतलब पैंक्रियाज के पास में एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब है ऐसा पार्ट जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू भेजता है, ऐसा हिस्सा जो अपना सिक्रीशन, अपना स्त्रावण डक्ट के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू भेजता है, वो एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। और जो सीधा ब्लड में डालता है वो एंडोक्राइन पार्ट हो गया। तो पैंक्रियाज के अंदर आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने मिलते हैं। आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, हिंदी में इनको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, छोटे छोटे से आइलैंड्स के। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमको पैंक्रियाज में देखने मिलते हैं, जो कि पैंक्रियाज के अंदर के एंडोक्राइन पार्ट होते हैं। तो इसलिए चूंकि इस ग्लैंड में एक हिस्सा एक्सोक्राइन है, एक हिस्सा एंडोक्राइन है, इसलिए पैंक्रियाज इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्लियर? अब पैंक्रियाज का बॉडी में लोकेशन क्या होता है, ये हम सब पढ़े हुए हैं। कहां पढ़े बेटा हम? जब हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को कवर किया था, तो मैंने बताया था कि ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम में सी सेफ जो है वो कॉन्केविटी, जो कॉन्वेक्सिविटी होती है, उसके अंदर जो है हेड ऑफ पैंक्रियाज अपने आप को फिट करता है। देखिए, दिस इज द हेड ऑफ पैंक्रियाज, ये आप देख रहे हो, ये पैंक्रियाज का आपको जो है वो हेड दिखाई पड़ रहा है। हेड ऑफ पैंक्रियाज अपने आप को ड्यूडेनम में फिट किए हुए।
फिर हमने याद होगा आपको, हमने स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पढ़ा हुआ है, हमने पैंक्राटिक डक्ट को पढ़ा हुआ है, हमने हेपेटिक डक्ट को पढ़ा है। हमने दोनों के मिलने पर जो है वो एक एम्पुला ऑफ वेटर बनता है और पैंक्राटिक और जो है वहां से जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से वो ड्यूडेनम में ओपन होता है। अब ये सब हम दोबारा यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियास को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोकस है किस पर, कि पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो किस तरह का होता है, क्या फंक्शन करता है। क्लियर? चलिए, तो ये देख रहे हैं हम पैंक्रियास के। तो पैंक्रियास में आपने देखा हेड दिखाई पड़ रहा है आपको, नेक दिखाई पड़ रहा है, बॉडी ऑफ पैंक्रियास एंड पतला भाग क्या है इसका, टेल ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, ये पतला भाग क्या है इसका, ये टेल ऑफ पैंक्रियास के। दिस इज दी पैंक्रियास। तो ये क्या है बेटा, ये जो देख रहे हैं आप, दिस दी पैंक्रियास, जो कि एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, क्लियर? जब कभी पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस के। पैंक्रियाटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन पैंक्रियास के। और जो एक्यूट, जब कभी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है ना बेटा, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, अब देखो मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। किसी कारण से कोई कैंसर हो गया या कोई जो है वो किसी कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिससे कि पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसके चलते पैंक्रियास के जो एंजाइम होते हैं वो पैंक्रियास को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं के, और एक सीवियर इन्फ्लेमेशन पैंक्रियास के अंदर हो जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आदमी की जान भी जा सकती है, इसलिए तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। कई बार उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो अभी हम, अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं पैंक्रियास की, इसलिए मैंने आपसे ये बात बतला दिया कि ताकि दिमाग में बात आप करें, क्योंकि आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होगी और तो इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अभी हमारा फोकस एक्सोक्राइन पार्ट पर बिल्कुल नहीं है, हमारा फोकस है एंडोक्राइन पार्ट पर। हमारा फोकस है एंडोक्राइन पार्ट पे। तो देखिए ध्यान से कि आप एक पैंक्रियास का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, आपको पैंक्रियास में जो दिखाई पड़ रहा है कि आपको पैंक्रियास की जो है वो जो पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स, ऐसी सेल्स जो पैंक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाती हैं, सीक्रेट करती हैं, उन्हें हम एसिनर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम एसिनर सेल बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर के। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको वो सबसे अधिक डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सबसे अधिक डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू आप अदर सिस्टम देखोगे ना, तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि कारण ये कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है सबसे अधिक डिटेल में क्वेश्चन वहां से। ठीक है, क्लियर? तो एसिनर सेल जो है वो सेल होती है पैंक्रियास के अंदर, जो सेल जो है वो एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है। तो आप देख रहे हैं आपको पैंक्रियाटिक डक्ट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन, याद है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया पैंक्रियास का जो है वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो फोकस है वो है पैंक्रियाटिक आइलेट्स पे, जिनको हम जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी द्वीप के समान हमको दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे धब्बे बने हुए, ब्लू कलर के धब्बे बने हुए, इनको हमने क्या बोला, पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोला इनको हमने, या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लैंगरहैंस ने पहली बार इनको देखा था, इसलिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं इनको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट भी कहते हैं। इसमें आपको अल्फा और बीटा सेल मेनली देखने मिलती है आपको, मेनली इसमें आपको जो है अल्फा और बीटा सेल जो है वो देखने मिलती है। ठीक है, चलिए, तो पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो है वो क्या लिखा है पैंक्रियास के बारे में, फिर हम थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बात करेंगे। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई है, वो ये क्लियर हो गया है कि नीट के अंदर जो है वो एम्स और जिपमर भी जो है वो शामिल हो रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब ये है कि नीट का जो पेपर होगा उसमें एम्स और जिपमर का सिलेक्शन भी वहीं से होगा। और मैं कहता हूं दिस इज वन ऑफ दी, आप यदि देखें इसको एक प्रकार से, तो ये बेहतर इसलिए है कि एक ही एग्जाम देना है, 3 एग्जाम के अलग अलग फॉर्म नहीं भरने। बेहतर इसलिए है कि नीट के स्कोर से जो है वो सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अभी क्या होता था कि 3 अलग अलग काउंसलिंग में 3 अलग अलग जो है वो एक ही बच्चे का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया, वो तीनों जगह सीट लेके बैठ गया उठ के, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा, तब वो क्लियर होगा वो चीज के। ऐसा हुआ करता था पहले। ठीक है,
तो शायद से इस बार एक ही रिजल्ट बनेगा और एक बार ही काउंसलिंग होगी, काम खत्म के, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज में आपका जाने का तरीका ही नहीं है। तरीका केवल है नीट, कि नीट देने के बाद आपको एम्स मिलेगा टॉप रैंक पर, आपको जिपमर मिलेगा अच्छी रैंक पर, और आपको जो है वो, लेकिन याद रखिएगा उन इंस्टीट्यूट के अपने क्राइटेरिया होंगे, उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको कि जो क्राइटेरिया एम्स ने अपना डिसाइड करा कि 60% पीसीबी होना चाहिए के, तो एक बार मैं पूरे जो भी डॉक्यूमेंट आया उसको गो थ्रू करके आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपसे बात करूंगा इस पर मैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि और जो इंस्टीट्यूट है दे में अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट दे में कंडक्ट देयर ऑन इंटरव्यू, दे में कंडक्ट देयर ऑन काउंसलिंग ऑल्सो, ठीक है। तो वो सब बातें बात की, अभी हम इतना फोकस करते हैं कि जो भी आएगा वो नीट पर ही आएगा। मतलब अब जो है नीट का पेपर जो है वो मोर रिलेवेंट, मोर इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए के। यदि आप मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर कैसा डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो मैं बोलूंगा कि ये वाहियात डिसीजन में से एक है, क्योंकि एम्स और जिपमर का एग्जाम की डेट के कारण कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो है बच्चे जो है वो मान लो एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो दे हैव चांस टू फॉर अनदर एग्जाम के। मान लीजिए एक स्टूडेंट था मेरा, उसको एक बार नीट के समय क्या हुआ, उसको जो है वो एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि उसको जो है वो जो है उसको डेंगू हो गया, ठीक है। एडमिट था वो, एग्जाम नहीं दे पाया नीट का वो, लेकिन जब एम्स का एग्जाम आया तब तक वो ठीक हो गया और फाइनली उसको एम्स में जो है उसका सिलेक्शन हुआ और उसको जो है वो एम्स ऋषिकेश मिला उसको के। अब बताइए आप मेरे को के, तो कई बार क्या होता है, कई बार कुछ चीजें बेहतर भी होती है। मैं अब क्या बोलूं उसके आगे, पर मैं एज एक इंडिविजुअल व्यक्ति यदि आप मुझसे पूछेंगे बोलूंगा कि ये ठीक डिसीजन नहीं है, ठीक है। पर चलिए, कई लोगों को अच्छा लगा तो बधाई उनको, और उनको अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बना दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लौट के आते हैं वापस चैप्टर पे हम के, तो बात करते हैं बेटा पेंक्रियास के बारे में। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। मतलब ये है कि ये ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट ग्लैंड। और इस कंपोजिट ग्लैंड के लिए टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, विच एक्ट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है, ठीक है। द एंडोक्राइन पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मैंने आपसे कहा कि जिन्हें हम पेंक्राटिक आइलेट्स कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो एंडोक्राइन पेंक्रियास का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पेंक्रियास के अंदर कितना परसेंट भाग ऐसा होता है, पेंक्रियास के अंदर कितना परसेंट भाग ऐसा होता है जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के रूप में होता है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के रूप में होता है, पेंक्राटिक आइलेट्स के रूप में होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो एंडोक्राइन पार्ट के रूप में होता है। तो याद रखिएगा इट इज 1 to 2% ऑफ पेंक्रियास टिश्यू। मतलब ये है कि 98 से लेके 99% पेंक्रियास का भाग जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। 98 से लेके 99% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 2% पेंक्रियास टिश्यू होता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के रूप में। कितनी संख्या में होती है, तो ये नंबर परसेंटेज भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ये होती है 10 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास होता है, 1 to 2 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, 1 से लेके 1 से लेकर 2 मिलियन के आसपास जो है वो सेल्स पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। देखिए ये सेल्स नहीं है, ये आइलेट्स का नंबर, सेल का नंबर तो कई गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, कितने आइलेट्स है, हमेशा बोलेंगे कि एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को, ध्यान से बात सुनिए कि पेंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उसके अंदर अल्फा सेल भी होती है, बीटा सेल भी होती है, डेल्टा सेल भी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इस एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और ऐसे 1 से लेके 2 मिलियन, 1 से लेके 2 मिलियन मतलब 10 लाख से लेके 20 लाख आइलेट्स जो है वो आपको पेंक्रियास के अंदर देखने मिलते हैं, जो टोटल पेंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से लेकर 2% होते हैं, ठीक है। 2 मेन टाइप, 2 से अधिक प्रकार की सेल आपको जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में देखने मिलती है। आपको वहां पे डेल्टा सेल भी देखने मिलेंगी आपको वहां पे के, तो लेकिन मेन सेल जो होती है वो अल्फा और बीटा सेल होती है। द मेन 2 main type of cells in the islets of Langerhans are the alpha cells and the beta cell। अल्फा सेल होती है और बीटा सेल होती है, ठीक है बेटा। अल्फा सेल क्या काम करती है, वो ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती है। याद रखना बेटा, ग्लूकेगॉन ऐसा हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन
ऐसा हार्मोन होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब ये दिस हार्मोन कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यदि आप उपवास कर रहे हैं, ध्यान से बात सुनिए, यदि आपने उपवास किया, आज आपने फास्टिंग किया, कुछ नहीं खाया आपने, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली मेंटेन करेगा वो कौन सा हार्मोन मेंटेन करेगा? बिल्कुल सही बात, ग्लाइकोजन मेंटेन करेगा। वो लिवर के ग्लाइकोजन से धीमे धीमे ग्लूकोज निकालता रहेगा ताकि आपके ब्रेन को बराबर ग्लूकोज मिलता रहे। ठीक है, फास्टिंग करेंगे ना आप, तो फास्टिंग करने में आपका ग्लूकेगॉन जो है वो काम करेगा और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहेगा। और मेनली ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, और उससे ग्लूकोज का लेवल बनाए रखेगा। लेकिन आपने भी खाना खाया, ठीक है, खूब सारा आपने जो है वो पेट भर के खाना खाया, आपने अच्छे से, ठीक है, मजेदार डिश थी, खूब सारी, ठीक है, सब आपने अच्छे से खाया, तो अब बॉडी में क्या निकलना चाहिए? अब बॉडी में चूंकि एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो अब इंसुलिन निकलना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा फूड को आप ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सके आप। ठीक है, ग्लूकोज का आप इस्तेमाल कर सके। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है क्योंकि वो ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाता है, ग्लूकोज के कन्वर्जन को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है। ठीक है, ये फंडा दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए हमको। क्लियर? चलिए, तो अब आप देख रहे हैं ये आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस आपको जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। तो देखिए ध्यान के, अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन को सिक्रेट करती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती है, डेल्टा सेल जो होती है सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है, एफ सेल जो होती है वो पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती है। क्या? तो याद रखना। और चारों ओर से ये आइलेट्स जो है वो एक्सोक्राइन सेल से घिरा होता है। और ये एक्सोक्राइन सेल क्या होती है? एसिनर सेल होती है भाई इस आइलेट के चारों तरफ। क्योंकि देखो जो पैंक्रेटिक आइलेट है वो अपना सीक्रेट सीधा ब्लड के अंदर डाल देगा, और उसे कोई मतलब सीधा ब्लड जो ब्लड सप्लाई है उसमें डाल देगा, काम खत्म, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट है इसका। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है वो दो मेन टाइप की सेल क्या है? अल्फा सेल ग्लूकेगॉन रिलीज करती है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है। लेकिन इसके अलावा आपको यहां पर जो है वो एफ सेल और डेल्टा सेल देखने मिलेगी। डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से हम कहते हैं, हमें मालूम है ना कि सोमेटोस्टेटिन क्या होता है? ये एक प्रकार से ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन में से एक होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है एफ सेल होती है वो पॉलीपेप्टाइड जो है पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड को वो रिलीज करती है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ग्लूकेगॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन प्रकृति का होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन नेचर का होता है बेटा हार्मोन, के पेप्टाइड हार्मोन है, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे करता है बेटा? मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकेगॉन मेनली काम करता है लिवर पर, और लिवर की सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट कहते हैं। और ये ग्लाइकोजन को क्या करता है? ग्लाइकोजन को जो है इट स्टिमुलेट दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ये ग्लाइकोजन को ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में करता है। और देखो बेटा, जब ग्लाइकोजन को तोड़ोगे, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? लाइसिस। ठीक है, तोड़ोगे उसको ग्लूकोज में, ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को लाइसिस करना, तोड़ना, ये काम किसका होता है? ग्लूकेगॉन का काम होता है, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज दी ब्लड शुगर लेवल के। ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ाता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में जो है आपका शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर इन एडिशन इसके अलावा क्या काम करता है? इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्ड आया यहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के, नियो का मतलब होता है नया। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब क्या होता है बेटा? न्यू मतलब नया। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, मतलब टू क्रिएट के, किसको बनाना? ग्लूकोज को बनाना। कैसे बना रहा है ग्लूकोज को? ये ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब क्या काम कर रहा है ये? ग्लाइकोनियोजेनेसिस में। देखो मैंने क्या कहा, जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो हमने बोल दिया इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोल दिया। लेकिन अब एक और मजेदार बात है, ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो ही रहा है, लेकिन अब
मान लो वो व्यक्ति है, उसने लंबा फास्ट रखा हुआ, उसने लंबा फास्ट रखा हुआ, उसने तो जितना ग्लाइकोजन था वो इनिशियली वो तो इस्तेमाल हो गया। अब क्या करें? अब वो कह रहा है कि मैं तो हाई प्रोटीन डाइट खाऊंगा, कि उपवास मैंने ऐसा रखा है, मैंने डाइट पे हूं, मैं उपवास नहीं बोलेंगे, मैं सुनेंगे डाइट पे हूं, मैं तो केवल और केवल जो है आप प्रोटीन खाऊंगा मैं। कई होते हैं लोग जिनको प्रोटीन डाइट का शौक चढ़ा होता है, तो लेकिन बॉडी में उस प्रोटीन को भी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है, एंड जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाओगे वो प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, और इसमें भी ग्लूकेगॉन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मतलब अगेन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो ये एक गलत फहमी है कि केवल प्रोटीन डाइट खाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। ये एक गलत फहमी है, क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के बॉडी के पास कई तरीके हैं इनके। एक तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एमाइनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है, फैट को भी जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? ठीक। फिर ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकेगॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के। अब ग्लूकेगॉन एक काम और करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और ये बेसिकली सेल्स को ग्लूकोज का अपटेक यानी सेल्स को ग्लूकोज के उपयोग करने में कमी करता है, और ये सेल्स को बोलता है कि ग्लूकोज को थोड़ा कम इस्तेमाल करो। क्यों बोलता है ऐसा ये? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो जो ग्लूकेगॉन जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर क्या कर रहा है, ये बॉडी की सेल्स को बोल रहा है कि थोड़ा ग्लूकोज कम यूज करो, किफायत से यूज करो, क्योंकि ग्लूकोज के बगैर ब्रेन सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रेन को प्रायोरिटी पर ग्लूकोज भेजना जरूरी है। कि जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 से कम होता है तो हाइपर 70 जो है वो 70 मिलीग्राम जो है पर 100 ml ब्लड में कम होता है, 70 mg से नीचे आता है। तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल 70 से जैसे नीचे आता है, वैसे ही व्यक्ति जो होता है चक्कर आने लगता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बोलते हैं उसको के। और हाइपोग्लाइसीमिया में व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ब्रेन उसका शट ऑफ बंद पड़ सकता है उसका। तो इसलिए बॉडी के पास एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि वो जरूरत पड़ने पर पूरी बॉडी का ग्लूकोज सप्लाई कम कर देती है, ब्रेन का सप्लाई बनाए रखती है। इसलिए जो है पूरी बॉडी में पेरिफेरल जो बॉडी के हिस्से में जो ग्लूकोज का जो उपयोग अपटेक है और जो यूटिलाइजेशन है उसमें ग्लूकेगॉन उसमें कमी करता है। ठीक है, देखिए है ना, ग्लूकेगॉन ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हार्मोन के, याद रखिएगा ग्लूकेगॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक सिंगल ये एम से पूछा गया बेटा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन वाला हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि अल्फा सेल से निकलता है आइसोटोप ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ हार्मोन, जो कि हमने आपसे कहा कि देखो अब कुल मिला के बात है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। मतलब इंसुलिन क्या करती है? वो सेल्स को बोलती है कि ग्लूकोज का उपयोग करो, और वो लीवर को बोलती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करो उठ के। तो हमारा जो बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में रोल प्ले करता है उठ के। लेकिन ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? उसका उल्टा काम कर रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ग्लूकेगॉन जो होता है वो एक एंटी इंसुलिन हार्मोन है, वो एक एंटी इंसुलिन हार्मोन, इट इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन या डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, मतलब डायबिटीज वाली कंडीशन में रोल प्ले करेगा। तो कई सारे ऐसे मरीज होते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका बॉडी में बीटा सेल नॉर्मल है, इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है, ओबेसिटी भी नहीं है उनको। ठीक है, उनके अंदर जो फॉल्ट है वो है ग्लूकेगॉन प्रोडक्शन को लेकर के, यानी उनकी बॉडी में क्या हो रहा है कि ग्लूकेगॉन का लेवल अधिक है के, यानी ग्लूकेगॉन इज मोर रिलीज के। तो उनको बेसिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसके चलते जो है ग्लूकेगॉन अधिक निकल रहा होता है, और उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार हायर साइड रहता है। ठीक है, वैसी कंडीशन में भी आपको इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन ही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकेगॉन के इफेक्ट को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में भी आपको डायबिटीज का ट्रीटमेंट एज इट इज रखना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल जब बढ़ेगा तभी ग्लूकेगॉन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो कई लोगों को डायबिटीज इसलिए भी होता है क्योंकि ग्लूकेगॉन उनकी बॉडी में अधिक निकल रहा होता है, क्योंकि इसीलिए इसको हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन हुआ, इपिनेफ्रिन हुआ, कॉर्टिसोल हुआ, ग्रोथ हार्मोन हुए, ये सब वो हार्मोन होते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है,
लेकिन यदि आप देखेंगे इपिनेफ्रिन शॉर्ट टर्म के लिए निकलता है हार्मोन, तो बॉडी इसको बैलेंस कर लेती है। कॉर्टिसोल जो लोगों को लगातार स्ट्रेस, लगातार मैंने पिछली क्लास में कहा था कि यदि आप लगातार तनाव में रहते हैं, कोई आप स्ट्रेस में रहता है, तो उससे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, कई बार डायबिटीज का कारण बन जाता है। फिर ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो वो बॉडी उसको चूंकि ग्रोथ के दौरान बढ़ाता है वो, तो बॉडी इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेती है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन जनरली जो है वो डायबिटीज का कारण नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट जो है वो आया, जो मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक टेलीविजन स्टार है, अच्छे फेमस टेलीविजन स्टार है, और बाकायदा जो है वो कई सारे सीरियल्स में वो आते हैं के। तो वो मेरे पास आए दिखाने के लिए दिन के समय। उन्होंने बड़ा ऑड सा टाइम बोला कि डॉक्टर साहब मैं 2 बजे ही आ पाऊंगा, आप देखेंगे क्या? तो 1-2 बार मैं रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाइए 2 बजे। जनरली दिखता नहीं 2 बजे पेशेंट में, पर वो आ गए कि तो आने के बाद उन्होंने बताया कि एकदम फिट आदमी, के एकदम फिट कह रहे हैं। आप देखेंगे तो जो समझ में आता है कि कोई आदमी लगातार 3-4 घंटे जिम करता हो, बिल्कुल ऐसे मस्कुलर बॉडी, एकदम 6 पैक ऐप के। तो फैशन है भाई, फिल्म इंडस्ट्री में तो ये होना चाहिए बॉडी के अंदर के। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई मेरे को। रिपोर्ट देख के मैं बड़े आश्चर्य में था कि रिपोर्ट में ये था कि जो है उनका फास्टिंग ब्लड शुगर था 390, और पोस्ट प्रिंडल खाना खाने के बाद वाला था उनका 500। तो मैंने कहा ये तो बड़ा भारी शुगर है। और HbA1c भी उनका काफी ऊपर था, जो हमारे डायबिटीज का एक जांच होता है जिसमें 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल मालूम चलता है, वो भी काफी ऊपर था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखिए मेरे को डायबिटीज हो गया आपकी, मैं तो एकदम फिट हूँ, सुबह 2 घंटा जिम करता हूँ, शाम को 2 घंटा जिम करता हूँ उठ के। और बाकायदा उसने अपनी टी-शर्ट उतार के दिखाई, देखिए सर मैं इतना ऐसा बॉडी मेंटेन करता हूँ और मेरे को डायबिटीज, इतना शुगर लेवल आ गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम खाते क्या हो? उसने कहा सर मैं है ना कोई कार्ब नहीं खाता डाइट में के, मैं केवल प्रोटीन पाउडर पीता हूँ, 6 स्कूप प्रोटीन पाउडर पीता हूँ मैं, और चिकन खाता हूँ, और बॉइल्ड चिकन खाता हूँ, फिश खाता हूँ, सिर्फ ये खाता हूँ मैं। अब बताइए अब कैसे? मैंने कहा और क्या करते हो तुम, और क्या खाते हो? फिर मैंने कहा कोई इंजेक्शन, कोई दवा? उन्होंने कहा वो एक इंजेक्शन लेता हूं मैं वीक में 2 बार। किस चीज का इंजेक्शन है वो? सर वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। क्यों लेते हो, किसने लिखा? सर वो बॉडी बिल्डिंग में काम करता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने पर क्या होता है कि बॉडी बनाने में जल्दी, आप जो वर्कआउट करोगे जल्दी से बॉडी बन जाता है, सब लगाते हैं। मैंने कहा कौन कौन लगाता है? लगा साहब वो बड़े बड़े फिल्म स्टार भी लगाते, नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि आपको डायबिटीज नहीं, एक्चुअली आपका हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो इसलिए है आपको क्योंकि आपने नंबर 1 योर कार्ब इंटेक इज 0, लेकिन आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो इतना अधिक हैवी है कि वो पूरा का पूरा आपके लिवर में उसने जो है वो स्वेलिंग भी कर दिया, उसने के किडनी भी आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जो है वो यूरिया लेवल बॉडी में कई गुना बढ़ चुका है, ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ आ रहा है आप करके। तो आपको नंबर 1 ये डाइट को चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल डाइट पे आपको आना पड़ेगा। नंबर 2 इंजेक्शन बंद करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं 1 महीने बाद। दवा, कोई दवा नहीं, अभी ये करके देखो। 1 महीने उसने वो करके देखा, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ गया। तो कई बार क्या होता है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं बॉडी के साथ मिलके। हालांकि वैसी कंडीशन में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा तो बॉडी का कई सारे हिस्से डैमेज हो चुके होते हैं कि जो है हिपेटोमेगैली, लीवर का साइज बढ़ चुका होता है कि कई सारे नर्व को जो है वो ऑलरेडी नर्व डैमेज हो चुके होते हैं, रेटिना डैमेज हो गया होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हार्मोन्स के बारे में जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करते हैं। कि तो मैंने क्या कहा आपसे कि कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो हार्मोन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं उन्हें हम एंटी इंसुलिन हार्मोन कह सकते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे होता है ग्लूकेगॉन के। ग्लूकेगॉन मेनली एक्ट बाय मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर सेल के। मतलब ग्लूकेगॉन जो होता है, ग्लूकेगॉन कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? तो ग्लूकेगॉन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का तरीका होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को बनाना है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को बनाना है। और दूसरा तरीका क्या होता है उसका? दूसरा होता है उसको कि जो भी चीज अंदर आ रही बॉडी में, एमाइनो एसिड, फैट जो भी अवेलेबल है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है। और दोनों काम लिवर सेल की हेल्प से होते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब ये हो गया कि जो है इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर जो है वो यदि जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का पर्याप्त संतुलन होना जरूरी है। ठीक है, समझिए, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल इमेज जो आपको बता रहा है कि
यदि आपने पर्याप्त रूप से खाना खाया हुआ है अपने, कोई फास्टिंग नहीं किया आपने, अच्छे से आपने खाना खाया हुआ है, अच्छे से भोजन किया हुआ है अपने, ठीक है, प्रॉपर डाइट आपने ली हुई है, तो वैसी कंडीशन में आपकी बॉडी में इंसुलिन डोमिनेट करता है। और इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। इंसुलिन लिवर के अंदर जो है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन को भी स्टोर कराता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। इंसुलिन वसा या फैट का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इंसुलिन कुल बनाकर जो मिलाकर इंसुलिन क्या काम करता है कि जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर आया है खाना खाने के बाद के, उसको किसी प्रकार से इंसुलिन ठिकाने लगाता है। ठिकाने लगाने का मतलब यह है कि क्या काम करता है, बोलता है ग्लूकोज का कि भाई ग्लूकोज का इस्तेमाल करो सेल से, बोलता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है सेल, एनर्जी को निकालती है सेल उससे, ठीक है ना, एटीपी बनाती है, बॉडी में काम आता है। फिर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो फैट, जो भी एडिपोज टिश्यू उसके अंदर जो है वो सेल्स में फैट को इकट्ठा कर दिया जाता है। और यदि ग्लूकोज अधिक है तो प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर जो है ये इसका मतलब इंसुलिन का काम ये होता है कि किसी प्रकार से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। इसीलिए डायबिटीज होने के पहले मरीज का जो है वो वजन बढ़ता है। ध्यान से बस मिनट के, एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज डेवलप हो रहा होता है ना, तो इनिशियली उसको खूब भूख लगती है उसको के, और थोड़ा बॉडी वेट बढ़ने लगता है उसको, ठीक है, फैटी होने लगता है व्यक्ति को। कारण उसके पीछे ये है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ता चला जा रहा लगातार, शुगर लेवल कंट्रोल करने के, एंड बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो फैट का सिंथेसिस करता है। तो मतलब आपकी बॉडी में फैट लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है, ग्लाइकोजन को बनाएगा, तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा। जब लिवर के अंदर ग्लाइकोजन अधिक, एक लेवल से अधिक इकट्ठा होता है, तो लिवर के अंदर भी फैटी लिवर आपको दिखाई देने लगता है। माइल्ड फैटी लिवर आपको देखने मिलेगा, हल्का सा लिवर जो है उसमें फैट का लेयर भी डिपॉजिट जाएगा, उसमें ग्लाइकोजन भी ओवर स्टोर में हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंसुलिन का तरीका काम करने का। अब जब आप फास्टेड स्टेट में होंगे, जब आपने उपवास रखा हुआ है आपने के, आपने कहा अब तो मैं खाना नहीं खाऊंगा 2 दिन के, उपवास रखा हुआ है आपने के, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी से ग्लूकेगॉन निकलता है। और वो ग्लूकेगॉन जो होता है वो कहां से निकलता है? अल्फा सेल से। इंसुलिन कहां से निकलता है? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है। अब ग्लूकेगॉन क्या काम करता है? वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है, मतलब वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जो भी फैट या प्रोटीन अवेलेबल है उसको वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है और ग्लूकोज को बनाता है। वो कीटोजेनेसिस करता है, वो फैट का इस्तेमाल करेगा तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेंगी के, और कीटोन बॉडीज बनेंगी, उनका भी जो है सेल इस्तेमाल करेंगे एनर्जी लेने के लिए के। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ग्लूकेगॉन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो इसका मतलब इंसुलिन इज बेसिकली हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, और जबकि हम क्या बोलते हैं, ये ग्लूकेगॉन इज दी हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन के, यानी ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया, और ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया के। तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट करने वाला हार्मोन जो है वो इंसुलिन है, और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट करने वाला हार्मोन क्या होता है? वो ग्लूकेगॉन होता है, ठीक है, क्लियर। अब कुल मिलाकर हमारी बॉडी में एक फीडबैक सिस्टम बना हुआ है। जो ग्लूकेगॉन है और इंसुलिन है वो एक दूसरे को बाकायदा कंट्रोल कर रहे हैं। जो ग्लूकेगॉन है और इंसुलिन है एक दूसरे को बाकायदा वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कोई ऊपर अधिक बढ़ा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन निकलेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, कम हुआ तो फिर ग्लूकेगॉन निकलेगा, मतलब बैलेंस बना हुआ है। और ऐसा इसलिए है कि बॉडी को एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है तकरीबन मान लीजिए 90 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है ना, ठीक है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तकरीबन के एक किसी व्यक्ति का यदि आप ब्लड ग्लूकोज वाले एक हेल्दी व्यक्ति का आप करेंगे ना तो 90, 91, 92 के आसपास आपको देखने मिलेगा वो, ठीक। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 या इससे ऊपर होता है, दैट इज दी डायबिटीज।
यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 है या इससे ऊपर है तो वो डायबिटीज हो सकता है। कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे? फास्टिंग ब्लड शुगर की बात कर रहा हूं कि FBH के मैं आपसे बात कर रहा हूं फास्टिंग ब्लड शुगर, ये बात कर रहा हूं आपसे फास्टिंग ब्लड शुगर की बात कर रहा हूं कि यदि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो 126 या इससे ऊपर है तो मतलब डायबिटीज है। ठीक है, 99 से लेकर 125 125 के आसपास यदि ब्लड शुगर लेवल है तो ये प्री डायबिटीज कंडीशन है, मतलब व्यक्ति में डायबिटीज डेवलप हो रही है। इसलिए याद रखिएगा हटके 99 से लेकर 125 यदि 125 यदि जो है वो मिलीग्राम पर 100 ml यदि ब्लड शुगर लेवल होता है तो ये इस बात का इंडिकेटिव होता है कि व्यक्ति डायबिटीज की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वैसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज बोलते हैं। और प्री डायबिटीज के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सिंड्रोम एक्स, इसको हम सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्री डायबिटीज को। देखिए आप चलो लुट के मुद्दे पे आते हैं क्योंकि आप डायबिटोलॉजिस्ट से पढ़ रहे हैं तो दो चार बातें आपको एक्स्ट्रा मालूम चलेंगी वो तो के चलिए। तो अभी हमने क्या कहा कि देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि एक संतुलन बनाए रखने के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी में एक केमिकल लेवल पर एक संतुलन को बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है और ये 90 mmHg के आसपास बनाए रखता है। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है पेट के, तो क्या हुआ, कम हुआ, स्टिमुलस मिला, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फॉल करके। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ये है कि सडनली व्यक्ति ने खाना नहीं खाया कि उसने एक टाइम का मील स्किप कर दिया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे गिरने लगा है, तो अब क्या होगा कि अल्फा सेल पेनक्रियास की जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करेंगी। ग्लूकेगॉन लिवर पे काम करेगा, लिवर से ग्लूकोज को रिलीज करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देगा। ठीक है ना, क्लियर? ये तरीका है ग्लूकेगॉन के काम करने का कि ग्लूकेगॉन कैसे एक्टिव होता है ना। ग्लूकेगॉन को यदि एक्टिव करना है तो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही कम होना शुरू होता है, जैसे ही वो कम होना शुरू हुआ है 70 के आसपास पहुंचा, झट से जो है वो ग्लूकेगॉन का रिलीज होना बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन भी एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। ठीक है, पर फर्क एक बात यह है कि ग्लूकेगॉन में एक सिंगल चेन होती है, यहां पे दो चेन होती है। आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर के, यहां पे दो चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन होती है यहां पे। ध्यान से बात सुनो, छोटा सा डिटेल है जो एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा हुआ है एक लाइन में और वहां पे गलती नहीं होना चाहिए। तो इंसुलिन जो है वो क्या है, वो भी प्रोटीन हार्मोन है लेकिन दो प्रोटीन चेन होती है, अल्फा एंड बीटा चेन होती है। ग्लूकेगॉन भी प्रोटीन हार्मोन है लेकिन उसमें एक सिंगल चेन होती है। ठीक है, ये जो इंसुलिन होता है इट प्लेज ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का संतुलन बनाए रखने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल का संतुलन बनाए रखने में इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेनली कहां काम करता है? वेरी वेरी आईएमपी। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट के। इंसुलिन मेनली कहां काम करता है? लिवर सेल पे काम करता है। एडिपोसाइट मतलब फैट सेल पे काम करता है। फैट सेल क्या होती है? एडिपोस टिश्यू की सेल होती है, उन पे काम करता है के। और ये क्या काम करता है? ये कोशिका में, सेल में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देता है के। तो कुल मिलाकर इंसुलिन का जो फंक्शन होता है, जो इंसुलिन का काम होता है, ये ग्लूकेगॉन से ठीक अपोजिट होता है के। जो इंसुलिन का फंक्शन होता है, काम होता है, वो ग्लूकेगॉन से ठीक अपोजिट होता है कि ये सेल्स को ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ा रहा होता है सेल्स के अंदर। ये जो है वो इसके अलावा लिवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन के बनने को प्रमोट कर रहा होता है। एडिपोस टिश्यू में और फैट को अंदर डाल रहा होता है कि ये इसका काम करने का तरीका होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होता है? देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू दी हेपेटोसाइट। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपकी बॉडी का मोस्ट ऑफ दी ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो कहां आता है? वो लिवर सेल में आता है के और एडिपोसाइट में आता है, जहां पर जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इंसुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के। अब आप ये कैसे, कोई पूछता है आपसे कि इंसुलिन कैसे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो एक्चुअली में ये की काम करता है। ये क्या काम करता है बेटा? ये हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं सेल्स के अंदर, उन रिसेप्टर्स को प्रमोट करता है कि भाई तुम जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करो। सेल्स को प्रमोट करता है कि तुम ग्लूकोज को यूज करो, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। लिवर सेल मेनली ग्लूकोज को अपने अंदर लेती है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है। फैट सेल जो है ग्लूकोज को अंदर लेती है और फैट में कन्वर्ट कर लेती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, इंसुलिन
ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन के, ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोज, याद रखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन को बनने में हेल्प करता है, ठीक है, इन दी टारगेट सेल्स, लिवर सेल के अंदर। देखिए बेसिकली इंसुलिन के काम करने का तरीका क्या है, मैंने आपको कहा कि इंसुलिन एक प्रकार की चाबी है, इट्स लाइक ए किट के, यानी कोई भी सेल को ग्लूकोज इस्तेमाल करना होता है तो कई सेल ऐसे हैं, हमारी स्केलेटल मसल्स है, हमारी बॉडी में कई सारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, मजे की बात है, और हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल जो होती है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करने वाले बड़े पार्टनर में से करके, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक मेजर कंजम्पशन कहां होता है, वो ब्रेन में होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो एक्टिवली ग्लूकोज को बर्न करने वाली मसल्स है वो स्केलेटल मसल है, यानी कोई भी काम हम अपनी स्केलेटल मसल के बगैर कैसे कर सकते, चलना है, कुछ भी एक्टिविटी करना है तो वी शुड यूज द स्केलेटल मसल के, तो वहां पर ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर होते हैं जिनको हम ग्लूट कहते हैं, ठीक है, इनको हम ग्लूट बोलते हैं कि इसमें से मेन होता है GLUT4, क्या होता है GLUT4 के ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये इंसुलिन की चाबी से खुलते हैं, के मतलब जब तक इंसुलिन नहीं होगा ये सेल्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये सेल्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इंसुलिन एक चाबी के समान है, की के समान है, जो सेल्स में ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाती है। देखिए आप ग्लूट रिसेप्टर पे क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2019 में ग्लूट रिसेप्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था, और ये कहां दे रखा था, वो दे रखा था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, टेबल के अंदर दे रखा था ग्लूट के बारे में, ठीक है। आप समझ लो कि ग्लूट क्या मतलब क्या होता है, दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द इंसुलिन के, याद रखना के। तो अब ये जो रिसेप्टर होते हैं इनमें से ये हमेशा इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होते, कि इनके टाइप वैरायटी होती है, जैसे GLUT1 रिसेप्टर है, GLUT2 रिसेप्टर है, GLUT3 रिसेप्टर की, ये तीनों रिसेप्टर इंसुलिन से इंडिपेंडेंट काम करते हैं, दीज आर द रिसेप्टर्स दैट टेक्स प्लेस द इंसुलिन के, दैट टेक्स प्लेस द ग्लूकोज इनसाइड द सेल। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, के जो GLUT1 है, GLUT2 है, GLUT3 है, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं बगैर इंसुलिन के, मतलब जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा इसको सेल के अंदर ले लेंगे, यूज करने लगेंगे उठ के। अब प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे तो, लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो ये है ना, यदि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्लड डायबिटीज हो गया व्यक्ति को, तो डायबिटीज में क्या होता है को पता है, सबसे पहले क्या अफेक्ट, डायबिटीज में सबसे पहले जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं ना, वो होता है व्यक्ति क्या जो है न्यूरॉन्स, क्या न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोपैथी आती है, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं इससे, नेफ्रॉन भी इससे अफेक्ट होते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति का जब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी ना, तो व्यक्ति के न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, उसका किडनी अफेक्ट होगा, उसके रेटिना अफेक्ट होगा उसका। तो हम कहते हैं कि हाई ब्लड शुगर लेवल पे व्यक्ति का जो है वो आई साइड कमजोर होने लगता है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं हम, ठीक है। कई बार आंख की दृष्टि चली जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, उसको लगातार जो है झुंझुनी चल रही होती है हाथ पैरों में, उसको जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा होता है, उसको के सुबह सो के उठता लगता है पैरों में कांटे चुभ रहे हैं उसको, न्यूरोपैथी के सिम्टम होने लगते हैं, ठीक है। किडनी का फंक्शन कम होता है धीरे धीरे, नेफ्रोपैथी के सिम्टम होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन न्यूरॉन और रेटिना की सेल्स के ये ब्लड शुगर लेवल जो भी होगा वो उसको अंदर ले लेंगे, इस कारण से ये अधिक अफेक्ट आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ब्लड शुगर लेवल अधिक होने से फर्क क्या पड़ता है, देखो बेटा ये फर्क पड़ता है, यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा, ध्यान से बात सुन के, तो ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा तो वो चाशनी के समान हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ग्लूकोज इज शुगर, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, जिस भी सेल के आसपास से ब्लड निकलेगा उस सेल का वाटर अपने पास ले लेगा, तो सेल को डिहाइड्रेशन होने लगेगा, और सेल जो है वो जब डिहाइड्रेशन फील करेगी तो व्यक्ति को प्यास लगेगी। डायबिटीज के मरीज को बहुत प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, डायबिटीज के मरीज को बहुत प्यास लगती है, उसे पॉलीडिप्सिया बोलते हैं इस कंडीशन को, बार बार पानी पीता है वो, क्यों, अभी तो पानी पिया था,
इसलिए पानी पीता है वो कि प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्लड शुगर लेवल इतना अधिक है कि जब वो ब्लड सेल के पास से निकलता है तो वो सेल का वाटर अंदर ले लेता है, तो लगातार सेल को डिहाइड्रेशन का फीलिंग होती है, तो ब्रेन एक्टिवेट करता है भैया प्यास, पानी पी लो। अब अधिक वाटर इंटेक करेगा तो यूरिन भी अधिक जाना पड़ेगा, तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन को पास करना, बार बार पानी पीना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा प्रॉपर बॉडी में। मेजर कारण तो वही है कि बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा? अब जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज चाहिए, पर वो सेल्स इनको ग्लूकोज चाहिए, जो स्केलेटल मसल सेल्स या बाकी बॉडी सेल्स है, जो एडिपोज टिश्यू, उनको जो ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज वो ले नहीं पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि इंसुलिन कम हो गया है। अब ब्रेन को सिग्नल आता है कि खाना नहीं खाया, शायद तुमने शायद खाना नहीं खाया इसलिए ब्लड शुगर लेवल कम है, जबकि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल कई गुना बढ़ चुका है, पर तब भी ब्रेन को लग रहा है यार ग्लूकोज तो आ ही नहीं रहा है, ग्लूकोज तो कम है। पूरी बॉडी मांग रही ग्लूकोज, स्केलेटल मसल मांग रही ग्लूकोज, पर है तो है ही नहीं है, ये तो फैट यूज करना पड़ रहा है। क्यों? इंसुलिन कम है। इंसुलिन कम है इसलिए सेल्स ग्लूकोज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही हैं, तो व्यक्ति को भूख लगने लगती है, बार बार खाना खाना, पॉलीफेजिया, बार बार खाना खाना, पूरे समय भूख लगना, पूरे समय प्यास लगना और पूरे समय यूरिन जाना, डायबिटीज के प्राइमरी सिम्टम में से एक है, और सबके पीछे एक साइंटिफिक कारण छिपा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि ग्लूट रिसेप्टर जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होकर काम करते हैं। तो मैंने आपसे कहा जैसे कि देखिए ये ग्लूकोज के, तो ग्लूट रिसेप्टर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर 4 कहते हैं, वो वास्तव में इंसुलिन को लेकर इंसुलिन से एक्टिवेट होता है, और उसके बाद फिर वो ग्लूकोज के रिसेप्टर को ओपन करता है, ग्लूकोज के चैनल को ओपन करता है, और फिर ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ पाता है। तो ग्लूट रिसेप्टर स्पेशली ग्लूट 4 जो होता है वो इंसुलिन पर के थ्रू वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्लियर? अब जब जो है बीटा सेल्स के, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है कि आपको बता रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा डायबिटीज का टीका के बारे में जानना आप शुरू कर देंगे इस लेक्चर के बाद के। आपको पता लगाना है कि किसी व्यक्ति के अंदर, आपको पता लगाना है किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन कितना बन रहा है। अब आप बोलोगे सर सिंपल सा बात है ना, सीरम इंसुलिन कर लेते हैं, हम उसका इंसुलिन का ब्लड टेस्ट कर लेंगे ना कि इंसुलिन कितना, हार्मोन निकाल लेंगे सीधा। लेकिन आप सपोज वो पेशेंट को डायबिटीज है और उसको ऑलरेडी इंसुलिन चल रहा है, मेरे पास आया, साहब मेरे को तो डायबिटीज है, मैं तो सुबह भी इंसुलिन लगाता हूं, शाम को भी इंसुलिन लगाता हूं। अब मैं एज ए डॉक्टर मुझे पता लगाना है कि ये आदमी जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, उस आदमी को जो है वो की बॉडी में कुल कितना इंसुलिन खुद से बन रहा है और कितना बाहर से दे रहे हैं। दो चीजें हुई ना बेटा, एक तो इंसुलिन बाहर से लगा रहे हो आप, और एक बॉडी के अंदर भी तो थोड़ा बहुत बन रहा होगा, वो थोड़ा बहुत कितना बन रहा है पता लगाना है। कैसे पता लगाएं? यदि हमने सीरम इंसुलिन किया तो हमको दोनों इंसुलिन जुड़कर मिलेंगे, हमें तो दोनों का रीडिंग एक बार, दोनों का रीडिंग जुड़ के मिलेगा ना हमको। अलग अलग कैसे मालूम चलेगा? अलग अलग कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा इंसुलिन नेचुरल है, कौन सा इंसुलिन जो है वो बाहर से डाला है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में तो सेम है। अब क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, पता लगाना ना, इसके भाई को पकड़ लो। कौन है इसका भाई? इंसुलिन का एक जुड़वा भाई है, वो है सी पेप्टाइड, वो है सी पेप्टाइड, वो है सी पेप्टाइड। आप बोलोगे जुड़वा भाई कैसे? जब कभी भी देखो बेटा, जब सेल के अंदर इंसुलिन बनता है तो सबसे पहले बनता है प्रो इंसुलिन। क्या बनता है? प्रो इंसुलिन बनता है कि प्री प्रो इंसुलिन। सबसे पहले क्या बनता है? प्री प्रो इंसुलिन बनता है। सबसे पहले बनता है प्री प्रो इंसुलिन बनता है कि एक लंबी सी चेन बनती है, एक सिंगल चेन बनती है, लंबी चेन बनती है, उस ठीक है, उसे बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। देख रहे हैं आप डायग्राम में, देख रहे हो आपके, वो प्री प्रो इंसुलिन क्या होता है? वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें? वो कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में के। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ा दोनों में? दोनों में से केवल एक सिग्नल सीक्वेंस को हटा दिया हमने, प्री प्रो इंसुलिन में से हमने एक सिग्नल सीक्वेंस को सेल हटा देती है और वो प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट आता है, और उसके बाद प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन में के। अब जब कभी प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है? वो ये हिस्सा यहां से कट जाता है, यहां पे कट लग गया, यहां पे एक कट लग गया और यहां पे एक कट लग गया। ठीक है, तो देखो ये बन गया इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन बन गया? ये बन गया इंसुलिन, ये बन गया इंसुलिन,
और ये है उसका जुड़वा भाई, ठीक है। मतलब इंसुलिन के पास में जो दो चेन अल्फा और बीटा चेन दिखाई पड़ती हैं आपको, वो शुरू में जुड़ी होती हैं, और के अल्फा और बीटा चेन दिखाई पड़ती है शुरू में, वो थ्रू सी पेप्टाइड वो आपस में जुड़ी होती हैं वो चेन के। देखिए कैसे बना, आप डायग्राम देख के समझ लीजिए कि इसीलिए जितना आपकी सेल के अंदर इंसुलिन का लेवल होगा, नेचुरल इंसुलिन बॉडी में बनने वाला प्राकृतिक इंसुलिन का जो लेवल होगा, उतना ही लेवल सी पेप्टाइड का होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, डॉक्टर लोग के, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं एक काम करो, आपका सी पेप्टाइड ऐसे करा लो। पूछेगा मरीज क्या है डॉक्टर साहब, ये मालूम चल जाएगा कि तुम जो इंसुलिन ले रहे हो उसके अलावा तुम्हारी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन कितना बन रहा है, ये मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, अच्छी बात के। तो ये सी पेप्टाइड ऐसे कर लेते हैं हम लोग के। तो सी पेप्टाइड क्या होता है, इट्स ए ट्विंस ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन का ट्विंस के समान होता है। पहले प्री प्रो इंसुलिन, देन प्रो इंसुलिन, देन इंसुलिन बनता है, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, कोई मरीज को डायबिटीज होता है तो आजकल इंसुलिन के पेन अवेलेबल होते हैं, जो बिल्कुल बारीक सी निडल इसकी होती है, जिसके थ्रू जो है वो व्यक्ति इंसुलिन को एक जो है वो लगा सकता है इसको के। तो ये इंसुलिन पेन होते हैं इनके, और इनका जो इतना पतला महीन निडल इनका होता है कि ऑलमोस्ट ये मच्छर के काटने के समान या पेनलेस टाइप के होते हैं इनके। अब मैंने आपको बताया कि डायबिटीज का यदि हम इंफोग्राफिक्स देखने बेटा, तो हमने क्या कहा आपसे कि डायबिटीज का मरीज हमेशा भूखा रहता है, वाई, जबकि ओबेस है, खूब खाना खाया तब भी भूख लग रही, क्योंकि कारण यह है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया है, लेकिन इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम होने के कारण सेल्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रही है। जब सेल्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रही है तो बॉडी को सेल को फैट यूज करना पड़ रहा है, और जैसे सेल को फैट यूज करना पड़ता है, ब्रेन को सेंस होता है कि फैट यूज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज लेवल कम है, खाना खाने को बोलो उसको, तो बार बार भूख लगती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के, वाई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ग्लूकोज लेवल तो ब्लड में अधिक है, लेकिन सेल को तो फूड नहीं मिल पा रहा है, तो सेल को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और फूड भी नहीं मिल पा रहा है, तो धीमे धीमे व्यक्ति का वजन कम होता है। और जब कभी तेजी से बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर कोई प्रयास किए खूब भूख लग रही है और तेजी से वजन कम भी हो रहा है, तो शुगर की जांच करा लेना चाहिए, ठीक है। फिर नम एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट के, हाथ और पैरों में झुंझुनी आ जाती है के, लगातार कुछ चुभता रहता सकता है कि कुछ सुई जैसे चुभ रहा है, या रुई किस सुबह सो के उठते हैं चलते लगता है कि पैरों के नीचे कोई ने रुई को रख दिया है, तो रुई के फोए पे चलने के ऐसा या महीन चीज पे चलने के ऐसा एहसास व्यक्ति को होता है, क्योंकि फर्श सख्त फर्श चल रहा है पर नरम सरफेस चलने का एहसास होता है। ये सब सिम्टम होते हैं न्यूरॉन्स के पर डैमेज होने के, ठीक है। फिर चूंकि सेल्स को हाइपरग्लाइसीमिया कारण, अधिक ब्लड शुगर के कारण जो है सेल्स को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो बार बार पानी पीना पड़ रहा है। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है बेटा, बार बार पानी पीना के, यानी पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, बार बार पानी पीना के। पॉलीफेजिया का मतलब क्या है, बार बार खाना खाना, ठीक है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, बार बार यूरिन पास करना, ठीक है। अब आप पूछोगे सर नॉर्मल लेवल क्या होता है, तो देखो बेटा, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है फास्टिंग में, यदि आप खाना खाने के पहले, सुबह सो के उठने के बाद आप ब्लड शुगर की जांच करें, देखिए अब आप रिपोर्ट देखिएगा कोई आपके आस पड़ोस में, आप देख के समझ जाएंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल यदि 70 से लेकर 99 के बीच में आ रहा है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, वेरी गुड, नो डायबिटीज, ठीक है, ठीक है, ठीक। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि ब्लड शुगर लेवल किया आपने, तो नॉर्मल व्यक्ति का हमेशा 140 से कम आएगा के। याद रखिएगा के, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको डायबिटीज नहीं है, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है 70 से 99 के बीच में होगा, और जो है पोस्ट प्रेंडल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला उसका 140 से नीचे होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन उसके बॉडी में डायबिटीज डेवलप हो रहा है के, धीमे धीमे वो डायबिटीज की ओर बढ़ रहा है, वो धीमे धीमे उसकी बीटा सेल्स काम करना कम कर रही हैं, धीमे धीमे बॉडी जो है डायबिटीज की तरफ बढ़ रही है, उसे प्री डायबिटीज बोलते हैं, सिंड्रोम एक्स कहते हैं। वैसी कंडीशन में जो है वो मिनिमम ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में मिलेगा आपको 100 से लेके 125 के बीच में मिलेगा के, 100 से लेके आपको 125 के बीच में मिलेगा के, और खाना खाने के 2 घंटे वाला आपको 140 से 199 के बीच में मिलेगा, ठीक है। और जिसको यदि डायबिटीज हो ही गया है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 के ऊपर होगा के, 126 के ऊपर होगा, और खाना खाने के बाद वाला 200 के ऊपर होगा के। ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा इसको के, ये एग्जाम में आ सकता है बेटा के, बड़ा फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, भारत सरकार जो है भी क्रोनिक डिजीज के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही है, उसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। द ग्लूकोज
होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन ज्वाइंटली बाय द टू हार्मोन, दो हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं, इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन के, दोनों मिलकर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं के। देखिए, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जब व्यक्ति की बॉडी में लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर साइड रहता है तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। कि डायबिटीज मेलाइटस जो होता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बीमारी है इस वक्त, क्योंकि इंडिया में जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में मैं जो है वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में दुबई गया था, मालूम चला कि भारतीय लोगों में, इंडियन लोगों में 13% लोगों को डायबिटीज है, और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां पे 30% लोगों को डायबिटीज है। के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जान के, क्योंकि नेबरिंग कंट्री हमारे, और देखिए लेवल का, और इसका बड़ा संबंध जो है व्यक्ति की डाइट से, बड़ा संबंध जो है वो जीन्स के लेवल पर भी है के। तो इतना समझ लीजिए कि डायबिटीज मेलाइटस एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो लगातार हाइपरग्लाइसीमिया के बढ़ने से होता है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। के यूरिन से जो है वो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको यूरिन से जो है वो ग्लूकोज बाहर निकलता है। जब यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकलता है हम बोलते हैं इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया मतलब होता है बेटा कि यूरिन से जो है वो ग्लूकोज बाहर निकल रहा होता है के। एंड इसके अलावा चूंकि हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो ग्लूकोज को उपयोग नहीं कर पाती है, ग्लूकोज का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाती है, तो वैसे में बॉडी को फैट यूज करना पड़ता है, और जब बॉडी फैट का यूज करेगी तब तक कीटोन बॉडीज बनेंगी के, तो कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हार्मफुल कंपाउंड कीटोन बॉडी जो है वो बॉडी में उनका लेवल बढ़ने लगता है कि ये डायबिटीज की निशानी है। कि आप पेशाब की जांच करेंगे आप उसमें तो मालूम चलेगा कि यूरिन टेस्ट करेंगे कि इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है के, ब्लड टेस्ट करेंगे ग्लूकोज लेवल बढ़ा आएगा उसमें के, और व्यक्ति के पास यदि आप जाएंगे तो आपको उससे एक ऐसी गंध आएगी जैसे कि जो फ्रूट होता है, फल होता है, फलों की मंडी में कई सारे फल थोड़े से हल्के से खराब हो रहे होते हैं तो एक अलग तरह की गंध होती है फलों के, यानी जो डिकेइंग फ्रूट की जो गंध होती है ना वैसी उसके पास से आने लगती है। फ्रूटी स्मेल बोलते हैं उसको हम के, जो कीटोन बॉडीज की स्मेल होती है बेसिकली। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए डायबिटीज को ट्रीट करने के कई सारे, हर मरीज को इंसुलिन देना पड़ेगा जरूरी नहीं है कि इतना आसान नहीं है। डायबिटीज यदि इतना आसान होता तो डायबिटीज के लिए अलग से डिग्रियां नहीं होती। जैसे डायबिटीज के लिए मैंने पीजी इन डायबिटोलॉजी किया हुआ है जॉन हॉपकिंस से, मैंने जो है डायबिटीज के लिए जो है IDF इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं वो भी किए हुए हैं मैंने डिप्लोमा इन डायबिटीज लंदन से भी किया हुआ है। मैंने डायबिटीज पर मैंने 10 साल कम से कम गुजारे हैं केवल डायबिटीज को पढ़ने में, और आज भी मैं मानता हूं कि मैं सीख रहा हूं। आज भी मैं सीखने वाला ही व्यक्तियों में से एक हूं के। डायबिटीज इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, शरीर में दीमक लगने के समान है कि दीमक लग गया है तब उसका इलाज ढूंढना है हमको। ठीक है, तो मेरा जो जहां पे मैं मरीजों को देखता हूं, जो बॉम्बे के अंदर जो मेरा छोटा सा क्लिनिक है के, याद क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट ए बिग, इतना बड़ा मैं डॉक्टर नहीं हूं कि मेरा बड़ा सा बंबई में बड़ा अस्पताल हो, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं के। मेरा अपना एक कंसल्टेशन क्लिनिक है जहां पर मैं पेशेंट को देखता हूं, सुनता हूं पेशेंट को बैठ के, वहां पर मैं उनकी समस्या को सुनता हूं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को बतलाता हूं के। तो जो है वो है आदित्य भारती सेंटर फॉर डायबिटीज एंड फैमिली मेडिसिन। और जो ये मैं, अब आप बोलोगे सर ये तो प्रोमो हो गया, अपना ऐड हो गया, तो मैं ऐड नहीं, एक्चुअली जो मैं काम करता हूं उस काम को आपको बतला रहा हूं कि मेरी रोजी रोटी कहां से चलती है, कैसे जो है वो मेरा घर परिवार चलता है, किस चीज से। तो मैं जो है वो डायबिटीज का डॉक्टर हूं, मरीजों को देखता हूं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, और क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो है ये मेरे ही तस्वीर हैं जो हाल ही में मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां की तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसमें डायबिटीज इंडियाज बिटर ट्रूथ, एक तरफ लिखा है, एक तरफ लिखा हुआ दूसरे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट के। और जो ग्लोबल डायबिटीज, ये बेसिकली क्या था, ये था डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था कि इसमें तकरीबन 70 देशों 70 कंट्रीज के डॉक्टर आए हुए थे, हर कंट्री से एक डॉक्टर आए हुए थे। तो 70 देशों के डॉक्टर यहां पर प्रेजेंट थे, और ये सब इस पूरे कॉन्फ्रेंस को जो है लीड जिसने किया इस कॉन्फ्रेंस में, जो कीनोट स्पीकर था, जिसने जो है सारे के सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए, हर सर्टिफिकेट जिसका साइन था वो डॉक्टर में था। मेरे को नाम दिया इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी सोसाइटीज हैं, से वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हुआ के, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन हुआ के, और जो है वो कई सारे ऐसे सोसाइटी है जहां पर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं, तो देयर नो मी के।
तो दुनिया भर के कई डॉक्टर जो है वो उनसे मेरा परिचय हुआ इस दौरान, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला के। मैं परफेक्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं आज भी सीख रहा हूं, आज भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, आज भी मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूं। ये तो उन ऑर्गेनाइजर का बड़ा धन्यवाद था जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है पिटके। ये हम डॉक्टर्स देखिए आप, ये सारे जो है अलग अलग कंट्री के डॉक्टर हैं। चूंकि इस कॉन्फ्रेंस दुबई में था तो मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर जो थे वो आपको आसपास के एशिया के कई डॉक्टर वहां प्रेजेंट थे, बांग्लादेश से डॉक्टर थे, कुवैत से, कतर से के। और आप देख रहे हैं कि ये जो डॉक्टर हैं, जो इसमें एक और चीज बताऊं कि जैसे ये जो डॉक्टर दिखाई पड़ रही हैं आपको, ये पाकिस्तान की डॉक्टर हैं और ये यंगेस्ट डॉक्टर में से एक है जिन्होंने काफी सारा रिसर्च किया हुआ है डायबिटिक मेडिसिन के ऊपर, कार्डियक मेडिसिन के ऊपर के। सी डिड हर पीएचडी इन जो एमफिल होता है वो 27 साल 27 ईयर की एज में उन्होंने कर लिया। और ये काफी छोटी उम्र में, और मुझे लगता है अंडर 30 है, 30 साल से 28-29 साल की है ये। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खैबर मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान के अंदर के। फिर आप देख रहे हैं ये ही इज द डॉक्टर हु इज एक्सपर्ट इन एसए नोड। सोचिए हार्ट के अंदर ये डॉक्टर है, ये ही इज दी वन ऑफ द फेमस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हार्ट के एसए नोड का ही इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? एसए नोड का और एबी नोड का इलाज करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। ठीक, फिर आप देख रहे हैं ये जो डॉक्टर हैं ये डॉक्टर इंग्लैंड की, यूके की डॉक्टर नहीं है, और जो प्रेजेंटली इराक का एक अफेक्टेड एरिया है कुर्गिस्तान, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रही है थ्रू दी यूएन वॉट एवर बॉडी के थ्रू के। और ये बड़ी डॉक्टर हैं और जिन्होंने जो है न्यूट्रिशन पे काफी कुछ काम किया, इन्होंने जो है वो न्यूट्रिशन पे काफी कुछ काम किया हुआ इन्होंने के। ठीक, फिर इसके अलावा मुझे जो याद आ रहा है आपको मैं बताता हूं। तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च के बड़े सारे स्कोप हैं के, बहुत सारा यहाँ पे। और इसमें कई सारे डॉक्टर से आप देखें, ये ऑस्ट्रेलिया, ये डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, सिडनी से डॉक्टर आए हुए थे। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन दी ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर, जो फैमिली मेडिसिन के बड़े एक्सपर्ट में से एक है। कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने रिसर्च को यहाँ प्रेजेंट किया कि उन्होंने चूहों पे क्या प्रयोग करके देखा, उन्होंने अलग अलग ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या आउटकम निकाला उसमें। तो मेडिकल इज ऐसा वर्ल्ड है, ऐसी दुनिया है जो हम देखते हैं ना कि एक आदमी आया, मरीज आया, उसको देखा आपने, 4 दवाएं लिख दिया आपने। ये मेडिकल फील्ड का एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन जब आप मेडिकल में गहरा उतरते हैं आप अंदर से, तो आपको समझेगा कि इससे इतना बड़ा सागर है, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत कीजिए, इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि मेहनत कीजिए, ऐसे इंटरनेशनल मंच पर पहुंचिए, ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचिए कि वर्ल्ड मेडिकल कांग्रेस आपको इनवाइट करे, आपको जो है वो आईडीएफ इनवाइट करे, और आप जब कहीं जाएं तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। कंट्री आपको माने चाहे ना माने, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको आपके देश के लोग क्या सोचते हैं, आप बाहर जाके अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। के देश हमारे लिए क्या करता है, इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। के हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या करते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और आप बोलोगे ये एंडोक्राइन सिस्टम तो भाषण में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? नहीं, कुछ बातें दिल की होती है और दिल की बातें कह देना चाहिए। हो सकता है किसी के दिल को ये बात लग जाए और वो कोई बड़ा डॉक्टर, बड़ा महान डॉक्टर बन जाए, जिसकी हम आने वाले समय में किताबों में जिसकी लोग मिसाल दें। लुईस पाश्चर भी एक डॉक्टर थे, है ना बेटा? तो नीट कुछ नहीं है, छोटा सा एक पायदान है, छोटा सा एक स्टेप है, फोड़ के आना एग्जाम में, समझ गए ना? क्योंकि मंजिल सामने बहुत बड़ी है, आगे बहुत आगे तक जाना है आपको। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.